नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर स्टोरी चैनल में। तो चलिए आपके लिए लेकर आए हैं आज एक और बेहतरीन हॉरर स्टोरी। आज के एपिसोड में दोस्तों आप 3 हॉरर स्टोरी सुनने पाएंगे जिससे सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहली कहानी का शीर्षक अद्भुत रहस्यमय घटनाएं, प्रेत आत्मा का प्रतिशोध। दोस्तों ये घटना जनवरी 1937 की है। भारत में उस समय विशिष्ट शासन था। केंद्रीय सरकार के भारतीय अधिकारी श्री रामास्वामी स्थानांतरित होकर शिमला आए थे। जो बंगला उन्हें रहने के लिए मिला था उसमें प्रथम रात्रि को एक महिला की छाया दिखाई दी, साथ ही घंटों की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनते ही रामास्वामी ने भयभीत होकर दूसरे ही दिन बंगला छोड़ दिया। श्री रामास्वामी के बंगला छोड़ देने के बाद वह बंगला एक दूसरे मुस्लिम भारतीय अधिकारी को अलर्ट किया गया। जब यह अधिकारी उस बंगले में रहने गया तो पहले ही दिन ठीक आधी रात के समय एक सफ़ेद पोश महिला दिखाई दी। जहां गिरी घंटों की आवाज़ उसके आने के साथ बंगलों में गूंज उठी। महिला की सिसकियां स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ रही थी। मुस्लिम अधिकारी उसी समय चीखता हुए बंगला छोड़कर भागने लगा तथा उक्त आश्चर्यजनक घटना की सूचना पुलिस तथा उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के उपरांत एक पुलिस इंस्पेक्टर ने कुछ सिपाहियों के साथ उस बंगले में पड़ाव डाला। रात के ठीक 12 बजे वही सफ़ेद पोश महिला ऊंची एड़ी की चप्पलें पहने हुए दिखाई दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिवॉल्वर से लगातार 5-6 गोलियां उस पर चलाई, किंतु उस पर कोई प्रभाव न पड़ा। पहले सिसकियां तथा फिर ठहाका मारकर हंसने की आवाज़ तथा बाद में जहां गिरी घंटों की आवाज़ सुनाते ही इंस्पेक्टर के होश हवास उड़ गए। पसीने से लथपथ इंस्पेक्टर तथा सिपाही उस बंगले से निकलकर भाग खड़े हुए। इस घटना से शिमला ही नहीं, दिल्ली की केंद्रीय सरकार भी आश्चर्य में पड़ गई। इसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई करने के लिए एक आदेश जारी किया गया। प्रेत आत्मा के इस रहस्यमय रूप तथा मजाक उड़ाते हुए अंग्रेजी सरकार न दिल्ली के एक अनुभवी एक सिपाही साहसी इंस्पेक्टर श्री आगा के नेतृत्व में एक पुलिस दस्ता घटना की जांच के लिए भेजा। इंस्पेक्टर आगा ने सिपाहियों को बंगले के चारों ओर तैनात कर दिया तथा स्वयं डाइनिंग रूम की एक कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर आगा की कुर्सी पर बैठते ही एक विचित्र बिल्ली उसके पास से उछल कूद मचाती कमरे में ही गायब हो गई। वो भयभीत तो हुए परंतु साहस जुटाकर अपना रिवॉल्वर भरकर सचेत होकर बैठ गए। रात के ठीक 12 बजे उसी सफ़ेद पोश महिला की छाया इंस्पेक्टर आगा को दिखाई दी। इंस्पेक्टर आगा ने अपना रिवॉल्वर संभाला ही था कि छाया ने कहा, ठहरिए, आप एक नेक तथा चरित्रवान अधिकारी हैं। मुझे अबला पर बिना किसी कारण क्रोध क्यों करते हैं? वैसे आपका रिवॉल्वर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर इंस्पेक्टर आगा सहम गए तथा नम्रता से बोले, आप कौन हैं? क्या अपना परिचय मुझे देंगी? छाया ने कहा, मैं एक पीड़ित औरत हूँ। क्या आप मेरी पीड़ा दूर करने में मेरी मदद कर सकेंगे? यदि आप वादा करते हैं तो मैं आपको यह बहुत बड़ा रहस्य बताऊंगी। इंस्पेक्टर आगा ने तुरंत कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। आश्वासन पाकर छाया ने अपनी दुख भरी कहानी कहना प्रारंभ किया। मैं एक पहाड़ी लड़की थी। शादी से पहले मेरा नाम आबेदी था। मेरी अम्मा वैश्या का धंधा करती थी। मेरी सुंदरता को देखकर शिमला के तत्कालीन पादरा मिस्टर आइजिक मेरी ओर आकर्षित होने लगे। आइजिक तथा मेरी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। माँ के विरोध के बावजूद भी मैंने तथा आइजिक
ने कोर्ट मैरिज कर ली। आईजी को भी अपने माता पिता का विरोध सहना पड़ा। यह बंगला उस समय आईजी का ही था तथा हम दोनों इसी में रहते थे। मेरी माँ भी मुझे वेश्या के रूप में देखना चाहती थी, किंतु वैसा मैंने न करने का संकल्प लिया। इंस्पेक्टर आगा ने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? छाया ने कहा, कुछ दिनों बाद मैं गर्भवती हो गई तो मेरी माँ ने आईजी से संबंध विच्छेद करने के लिए मुझ पर दबाव डाला, क्योंकि उसकी नज़र में पैसों का महत्व अधिक था तथा मुझे प्रेम महत्वपूर्ण जान पड़ा। मैंने माँ की बात को नहीं माना। इसी दरमियान आईजी के पिता का तार आया, जिसमें उसे तुरंत बुलाया गया था। आईजी ने मुझे बताया कि अगर वह नहीं गया तो उसकी पिता की लाखों की संपत्ति उसके हाथों से निकल जाएगी। मैंने उसे प्रसन्नतापूर्वक विदा किया तथा बंगले में अकेले रहने लगी। लगभग 2 महीने बाद आईजी वापस आया तथा प्रेम प्रदर्शित करते हुए चुंबन लेने के बहाने मेरे गले में रुमाल फंसाकर मेरी हत्या कर दी। इंस्पेक्टर आगा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आगे क्या हुआ बताओ? छाया ने कहा, हाँ सुनिए। मेरी लाश पीछे वाले कमरे के बीचों बीच गड़ी है। फल अस्तर उखाड़ने पर एक पत्थर के नीचे मेरे शव के अविष्ट भाग भी मिल जाएंगे। आईजी का रुमाल तथा जेब का कुछ सामान भी उसी में पड़े मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि आईजी पर मुकदमा चलाकर उसे प्राण दंड दिलाया जाए। इस संबंध में मैं आपकी हर संभव सहायता करूंगी। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। इंस्पेक्टर आगा ने आबेरी के पूरे कथनों को नोट कर लिया तथा अपने उच्च अधिकारियों को इस घटना से अवगत कराया। फौरन इस बात की सत्यता का पता लगाने के लिए एक मजिस्ट्रेट के समक्ष उस कमरे की खुदाई कराई गई। एक महिला के शव के साथ एक रुमाल तथा अन्य सामान भी मिला। इतना प्रमाण मिलने पर आईजी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दायर करा दिया गया। मुकदमे में आईजी के वकील ने कहा, यदि यह बयान जो इंस्पेक्टर आगा ने नोट किए हैं आबेरी के हैं तो उसके हस्ताक्षर क्यों नहीं हैं? इंस्पेक्टर आगा ने समय मांगा तथा दूसरे दिन उसी बंगले में आबेरी की छाया की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु छाया समय से पहले ही उस कमरे में उपस्थित थी। उसने गलती स्वीकार करते हुए कहा, आगा साहब, आप कागज़ टेबल पर रखें तो मैं हस्ताक्षर किए देती हूँ। इंस्पेक्टर आगा ने उसके कहे अनुसार कागज़ टेबल पर रखा तथा देखता रहा। कागज़ पर लिखा गया, मैं बयान देती हूँ कि मैंने जो कथन इंस्पेक्टर के समक्ष दिए हैं वो मेरे ही हैं। उक्त बयानों में मेरे ही हस्ताक्षर हैं। आबेरी। अगले दिन कोर्ट खुलते ही मामला पेश हुआ। वकील तथा जज सभी आश्चर्यचकित थे। ठीक वही हस्ताक्षर जज की फाइल में बंद आबेरी के बयानों में भी पाए गए। पुनः बचाव पक्ष में के वकील ने प्रश्न किया, यदि आबेरी हस्ताक्षर कर सकती है तो कोर्ट में आकर बयान दे या कोई ऐसा प्रमाण या सबूत दे जिससे यह विश्वास किया जा सके कि हस्ताक्षर के आबेरी के ही हैं। समय मांगकर इंस्पेक्टर आगा वापस रात में आबेरी से मिलने गया तथा उसे सारी बात बताई तो आबेरी ने बॉम्बे से भेजा गया आईजी के पिता का तार व कोर्ट मैरिज के कागजात के बारे में बताया तथा उन्हें कहा बंगले में रखा गया है। यह भी बताया आबेरी ने कि आईजी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। यह झूठा था तथा फर्जी तार आईजी ने मुझे पिंड छुड़ाने के लिए मंगवाया था। कोर्ट में पहुंचकर इंस्पेक्टर आगा ने आईजी के नाम का जाली तार तथा विवाह के कागजात प्रस्तुत किए। आईजी ना तो यह सिद्ध कर सका कि उसने आबेरी को तलाक दिया था, न यह बता सका कि वह कहाँ से है। अतः आईजी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। प्राण दंड के निर्णय के बाद दिन इंस्पेक्टर आगा पुनः उसी बंगले में गए।
जब वह उसी कमरे में आबेदी का इंतजार कर रहे थे तो अचानक उन्हें नींद की झपकी आ गई। स्वप्न में आबेदी की छाया ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा कहा, अब मेरी आत्मा को पूर्ण शांति मिल गई है तथा अब इस छाया शरीर से मुक्त हो रही हूँ। अतः भविष्य में आपसे न मिल सकूँगी। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है, इस एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकती, परंतु मेरी यह इच्छा है कि बेडरूम के पीछे वाली खिड़की के नीचे एक बक्सा गड़ा है, उसे आप खोद कर निकाल लें तथा अपनी धर्म पत्नी को मेरी हार्दिक भेंट के रूप में उसे दे दें। इतना कहकर वह छाया गायब हो गई। सुबह होने पर इंस्पेक्टर आगा ने वह स्थान खुदवाया। वास्तव में उस स्थान पर एक बक्सा मिला जिसमें लगभग 40,000 रुपये के मूल्य के सोने के आभूषण मिले। इंस्पेक्टर आगा ने पूरी ईमानदारी के साथ बक्से को सरकारी खजाने में जमा करा दिया, परंतु अंग्रेजी सरकार ने इंस्पेक्टर आगा की ईमानदारी तथा सफल प्रयासों के पुरस्कार स्वरूप वह पूरी संपत्ति उन्हीं को दे दी। तो दोस्तों ये रही आबेदी की कहानी। तो चलिए दोस्तों दूसरी कहानी आपको बताते हैं और बने रहिए हमारे चैनल पर। घटना 21 जनवरी 1918 की है। वह भयावह रात थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद घने काले बादलों में छिपा था। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। कभी थोड़ी देर के लिए चांद बादलों की ओट से निकलता तो दूर दूर तक फैला शांत समुद्र रोम रोम सिहर जाता। प्रथम युद्ध के दिन थे तथा इंग्लिश चैनल में एक जर्मन पनडुब्बी विशिष्ट जलपोतों की घात में घूम रही थी। उस पूर्णिमा की रात वह कुछ ही देर हुए समुद्र के भीतर से ऊपर आई समुद्र सतह पर का हाल देखने के लिए कि एक जर्मन पनडुब्बी का अफसर कार्ल इरमियान खान डेक पर आया। अचानक उसे अफसर की नज़र डेक पर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी तथा वह चौंक कर सिहर उठा। पनडुब्बी तो अभी अभी ऊपर आई थी, इसलिए डेक पर किसी के पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। फिर डेक पर आने का द्वार तो उसी ने खोला था तथा तब फिर भी पनडुब्बी के डेक पर कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो? वहाँ क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने मुड़कर अफसर की ओर देखा। चांद के धुंधले प्रकाश में अफसर को उस व्यक्ति का चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने दिमाग पर जोर देकर उसका नाम याद करना चाहा। पल भर ये बाद उसे नाम याद आया, पर उसके साथ ही उसे लगा जैसे वह गश खाकर गिर पड़ा हो। डेक पर खड़े उस व्यक्ति का नाम लेफ्टिनेंट फॉरेस्टर, पर वह कुछ महीनों से एक दुर्घटना में मारा जा चुका था। तो क्या वह जीव फॉरेस्टर के प्रेत को देख रहा था? अंतर्कित तथा कृतज्ञ बूढ़ वह अफसर और कुछ कहता या करता, तब तक डेक पर खड़े प्रेत ने उसकी ओर उंगली से इशारा किया जैसे उस पर आरोप लगा रहा हो, फिर गायब हो गया। जिस US 65 पनडुब्बी पर फॉरेस्टर का यह प्रेत देखा गया, वह फिर दोबारा यात्रा नहीं कर पाई। हुआ यह था कि जब U-65 अपनी प्रथम यात्रा पर निकलने को हुई तो उस पर खाने पीने के सामान के अतिरिक्त टारपिंडो भी लादे गए। जब ये टारपिंडो पनडुब्बी से उतारे जा रहे थे तब वे फट पड़े। पनडुब्बी के चालक दल के 5 सदस्य मारे गए। लेफ्टिनेंट फॉरेस्टर भी उनमें से एक थे। टारपिंडो के फटने से पनडुब्बी भी क्षतिग्रस्त हुई तथा उसे मरम्मत के लिए भेजा गया। युद्ध के दिन थे, अतः पनडुब्बी की जैसे तैसे मरम्मत कर फिर से उसे सफ़र लायक बना दिया गया। एक दिन अफसर विक्रमान तथा सीमैन पेटरसन पनडुब्बी का मुआयना करने पहुंचे तो उन्हें ही सबसे पहले फॉरेस्टर का प्रेत दिखाई दिया। सीमैन पेटरसन
तो उसे देखकर इतना भयभीत हुआ कि नौकरी छोड़कर ही भाग गया। जल्दी यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पनडुब्बी में फॉरेस्टर तथा उसके साथ मृत अन्य 4 लोगों के प्रेत भी हैं तथा अब उस पर यात्रा करना खतरे से खाली नहीं है। एक पादरी को बुलाकर पनडुब्बी को प्रेत बाधा से मुक्त किया गया, परंतु लोगों के मन में फॉरेस्टर तथा उसके साथियों का प्रेत का आतंक बना ही रहा तथा बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध भी किया कि उसका भय गलत नहीं था। पनडुब्बी के सवार प्रायः सभी लोगों को अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ा। तो दोस्तों, ये रही अद्भुत रहस्यमय घटनाएं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसे नई नई कहानियाँ हमारे चैनल पर सुनते रहें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।